अस्पताल फुल, प्रशासन गुल। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण के 3.60 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह रही है कि 2.61 लाख से ज्यादा लोग कोरोना महामारी को मात देकर अपने घर भी लौटे हैं, जबकि लगभग 3300 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा अब 2 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहां यही उठता है कि लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही है, वादे कर रही है, बातें कर रही है, लेकिन धरातल स्तर पर सब कुछ खोखला नजर आ रहा है। यूपी का बुरा हाल है। यूपी में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे अस्पताल है जहां बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अस्पताल के बाहर पर्चे चिपका दिए गए हैं कि बस 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, कहीं लिखा हुआ है कि आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बातें की जा रही है। टीम 11 के साथ लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद तमाम तरह के दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सब कुछ खोखले साबित होते हैं। धरातल स्तर पर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, ऐसे 3 राज्य जहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, या यूं कहें मुंबई के बाद शायद उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में दूसरे स्थान पर आ गया है, जहां सबसे ज्यादा मौत हो रही है, जहां सबसे ज्यादा लोग संक्रमण मिल रही है। ऐसे में सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है, क्योंकि अगर आज की भी बात ली जाए तो आज कहना है सरकार का कि यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है। लेकिन शायद सरकार यह भूल गई है कि शायद सच में यूपी ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके इतर लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं लाइव। हमारे साथ लतीफ अहमद मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रामगोपाल उत्तराखंड से और आसिफ बेग उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले चलते हैं लतीफ आपके पास। संक्रमण से पूरे देश में बुरा हाल है। सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराई, हम स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये सभी दावे खोखले हैं। लतीफ, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह कोरोना की लहर बराबर बढ़ती जा रही है और जिस तरह से विस्फोटक जिलों में हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार के जो दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। अगर सरकार कह रही है कि अगर ये जो हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं की यदि हम बात करते हैं तो की सारी व्यवस्थाओं में नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की अपन बात करते हैं तो बीते 24 घंटों जिस तरह से कोरोना की स्थिति बढ़ी है, 14,000 के आसपास मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ, जिसमें 68 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं भोपाल, इंदौर में अगर हम देख रहे हैं तो जिस तरह से रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो मिला सकते ये बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के लिए बनता जा रहा है। जी बिल्कुल लतीफ, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने की बातें कर रही है, लेकिन क्या धरातल पर सच में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है? क्योंकि लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग अस्पतालों में करा रहे हैं, अपने दम तोड़ रही है, सरकार मस्त नजर आ रही है और जनता त्रस्त है। जी साथ में आपको बता दूं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में इस तरह कोरोना की लहर चल रही है, उसको देखते हुए आज हम अगर मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े शहर, नामी ग्रामी बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आज उन अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोविड सेंटर जिस तरह से बनने चाहिए उस तरह से पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें लापरवाही भी बढ़ती है और जनता के बीच में लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं पिछले साल कोरोना की जिस लहर थी, इस साल उसकी 4 गुना कोरोना लहर समझ में आ रही है। और जिस तरह से एक सख्ती बरतनी चाहिए गौर सरकार को, सख्ती कहीं पे देखने को नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर एक लापरवाही सामने नजर आ रही है सरकार द्वारा। जी बिल्कुल लतीफ, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं उत्तराखंड, रामगोपाल के पास। रामगोपाल जी, ऐसा नहीं लगता कि अब देवभूमि शायद शमशान भूमि में तब्दील हो गई? महाकुंभ का आयोजन हुआ, कोरोना के बीच सरकार ने कहा कि महाकुंभ होगा तमाम कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, शायद प्रशासन महाकुंभ में जुट गई और कोरोना को भूल गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो मामले हैं 5,000 को पार कर रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगभग जो है
94 के लगभग जो है पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से सरकार द्वारा एक ये गाइडलाइन जारी की जा रही है, तो गाइडलाइन का जो तरीके से पालन है, जो आम लोग हैं वो करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, सड़कों पर बेवजह घूमते हैं, और प्रशासन भी जो है सख्ती से पालन कराने में जो है नाकाम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अब देहरादून की बात करें या फिर क्या नाम उधम सिंह नगर और नैनीताल की अगर बात करें जाए, तो जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, वहां पर भी इस तरीके की स्थिति जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आम लोग हैं यानी कि बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाए तो शायद इस चैन को ब्रेक लगाया जा सकता है। बात अगर हरिद्वार की करें, लखनऊ वाला बात अगर हरिद्वार की करें, तो हरिद्वार में भी जिस तरीके से महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ के बीच जिस तरीके से पहले जो शाही स्नान हुए हैं, शाही स्नान को लेकर के जो सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां उड़ी हैं, तो तापस जो तस्वीरें सामने दिखाई दी हैं हमारे हरिद्वार को लेकर के, तो एक तरीके से बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वो एक बड़ी बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो अंतिम शाही स्नान यानी कि कल ही संपूर्ण हुआ है, उसको लेकर के प्रशासन ने जिस तरीके से जो तैयारियां कर रखी थी, तैयारियों को लेकर के एक तरीके से जो साधु संतों के साथ में बैठकें की थी, बैठकों के बाद एक सोशल डिस्टेंस को लेकर के जो दिशा निर्देश जो है अधिकारियों द्वारा साधु संतों को दिए गए थे कि एक वैकल्पिक तौर पर जिस तरीके से महाकुंभ का जो आयोजन यानी कि जो शाही स्नान का जो आयोजन था वो किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो शाही स्नान है, जिस तरीके से अब जो लास्ट जो अंतिम शाही स्नान हुआ है, जिस तरीके से पहले ये जो स्नान हुए, यदि इसी तरीके से पहले के भी स्नान होते जैसे बाद का हुआ है, तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि एक जो चैन है उत्तराखंड में उसको ब्रेक लग सकता है। बिल्कुल रामगोपाल जी, कल महाकुंभ खत्म कर दिया प्रशासन ने, लेकिन क्या महाकुंभ करना इतना जरूरी था? क्या आस्था इतनी भारी पड़ गई महामारी पर कि आस्था जरूरी है और लोगों की जान जा रही है, तो वो सरकार को नहीं दिखा? कल चौथे शाही स्नान के बाद महाकुंभ को खत्म किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि शायद ऐसा नहीं लगता था कि इस साल महाकुंभ इतना ही जरूरी था। अगर सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं करती तो जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, क्योंकि देहरादून में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं और दूसरा नंबर हरिद्वार का है, तो अगर महाकुंभ नहीं होता तो हरिद्वार में शायद इतने मामले सामने नहीं आते। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जिस तरीके से प्रदेश में जो चेंज है, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा एक स्पष्ट तौर पर जो है दिशा निर्देश दिए गए थे कि महाकुंभ को लेकर जो ढिलाई देखने को मिली थी और फिर जो साधु संतों की जो नाराजगी थी वो भी सामने आई है, तो सरकार द्वारा भी एक तरीके से जो नाराजगी साधु संतों की दूर करने को लेकर के फिर एक अवेयर जिस तरीके से जो नए मुख्यमंत्री है, नए मुखिया है प्रदेश के, उनके द्वारा एक अपील भी की गई कि साधु संतों से कि महाकुंभ में जो है कोई भी परेशानी जो है नहीं होने दी जाएगी। लेकिन कोरोना का जो ग्राफ है प्रदेश में वो जिस तरीके से बढ़ रहा है वो स्पष्ट जो है तस्वीरों में साफ बयां करता है कि तो कुंभ पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो लगा है। और साथ में जिस तरीके से अब फिर हरिद्वार में जिस तरीके से कुंभ समाप्ति के बाद ही जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह का कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से जो नियम जो गाइडलाइन बनाई गई है, यानी कि सब्जी, फल, दूध, दही जितनी भी जो दुकानें हैं उनको 4 बजे तक की खोलने की जो अनुमति दी गई है, लेकिन उसके बीच में जो आमजन है, जो एक आवागमन है, वो सुचारू रूप से जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में स्पष्ट से देखना, कर्मचारी और अधिकारी यानी कि जिस तरीके से पहले जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ था वो देखने को मिलता था पहले कोरोना में और अब के कोरोना में क्या कुछ अंतर फिलहाल देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। पहले जिस तरीके से प्रशासन भी सतर्क था, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क था और इस बार स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है, लेकिन जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी जनता को अवेयर करता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जनता सड़कों पर बेवजह घूम रही है और साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंस की जिस तरीके से बाजारों में अभान भी जिस तरीके से धज्जियां उड़ रही है, ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि कोविड की चैन को इस तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसे स्थिति यानी कि प्रदेश में अगर करी जाए तो चैन को ब्रेक, कोरोना की जो चैन है इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो पहले ढील, अब कर्फ्यू, और शायद ऐसा लगता है प्रशासन को कि उत्तराखंड में अब संक्रमण की चेन को तोड़ देंगे। बनी रहेगा। सीधा चलते हैं आसिफ के पास। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले राम के नाम पर वोट लिया था और अभी यही सरकार जो है वो राम नाम सत्य कर रही है लोगों का, और हाल क्या है, स्थिति क्या है, सबके सामने है। ये शुरू बता दूं कि जिस तरह से जो है यूपी में कोरोना का बम हर रोज फूटता है, हर रोज मौतों का आंकड़ा लगातार
बढ़ रहा है, उससे यही लगा उससे जो है आम लोगों में त्राहिमाम मच गया है। शमशान घाट पर लगातार जो है जो लाश है लंबी कतार लगी हुई है, कब्रिस्तान में जो है जगह कम पड़ जा रही है। कुल मिलाकर यूं कहे कि जिस तरह से कोरोना जो है लगातार कहर बरपा रहा है और सुनामी का रूप ले लिया है, जिसे रोक पाने में जो है सरकार पूरी तरह फेल साबित हो रही है। आपको बता दूं, अगर बात इलाज की करें तो इलाज के नाम पर जो है पूरे प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज मर रहे हैं, उनकी सांसें उखड़ रही है और लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो मरीज हैं तीमारदार हैं, ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो दावे कर रही है उसे पूरा करने में फेल हो रही है। यही वजह है कि लगातार जो है मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर बात करें सरकार की सुविधाओं की तो लगातार जो है टीम 11 बैठक कर रही है और बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि जहां भी ऑक्सीजन की कमी है वहां जो है व्यवस्था की जाए ऑक्सीजन की। जहां जो है दवाओं की कालाबाजारी की जा रही है वहां पर इस पर रोक लगाई जाए। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसकी भी पूछ की जाए, लेकिन पूरी तरह जो है सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है और जो है जो दवाएं हैं काफी महंगी बिक रही है। हालांकि जो है लोगों में चर्चा यह है कि सरकार जो है सिर्फ टैक्स लेना जानती है, हर चीज पे टैक्स लेती है, लेकिन बात जब इनकी सुविधा की जाती है तो उन्हें कोई सुविधा इस महामारी में नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें सुनील भराली का आज एक ऐसा लेटर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने मेरठ में 500 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का जो है हवाला देते हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है कि लगातार ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी के चलते मौत हो रही। करीब 1,500 लोग कोरोना संक्रमित है, जिनकी देखभाल करने वाला जो है अस्पताल में कोई नहीं है, वहाँ बेड नहीं खाली है, जिससे मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ तो बानगी दर है सुनील भराला के इस लेटर का। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री जो है लिख चुके हैं लेटर। इससे पहले सांसद कौशल किशोर बीजेपी सांसद है वह भी लेटर लिख चुके हैं कि लखनऊ में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है और रात ही में करीब 1,500 जो है मरीजों की जान जोखिम में पड़ी थी, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। हॉस्पिटल संचालक ने जो है बाहर नोटिस चस्पा कर दिया और खास तौर पर वार्निंग दे दी कि जो मरीज हैं वह अपने तीमारदार के साथ दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। तो बात यह है कि जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की भरपाई पूरी कर दी जाएगी और मरीजों को बेड दिया जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में संक्रमित मरीजों का इलाज नहीं होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाएगा, जिसका बिल जो है सरकार भरेगी। लेकिन यह दावे सिर्फ जो है पूरा कागज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थिति भयावह बनी हुई है उससे जो है यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। अगर बात करें अगल बगल जिलों के सुल्तानपुर की गोरखपुर जिला जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, वहीं जो है वाराणसी जिला देश के प्रधानमंत्री का जिला, नरेंद्र मोदी जी का जिला है, लेकिन यहाँ भी त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार जो है लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाएं हैं लगातार जो है कोविड की दवाओं की कालाबाजारी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए ये अधिकारियों को लगाया था, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं इसका जो है किसी को पता नहीं है। सीएम आवास सिस्टम कदम दूरी पर एक मेडिकल स्टोर संचालित का एक ऑडियो भी आज वायरल हुआ है, जिसमें 1,200 रुपए की दवा 20,000 रुपए में बेचे जाने की बात कही जा रही है। तो जिस तरह से जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की जान लगातार जोखिम में डाली जा रही है, उससे सीधे तौर पर लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि सरकार ही पूरी देख रेख आम लोगों की जो है जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है। अगर जो है उन्होंने सरकार को वोट देकर अपना मूल वोट देकर चुना है तो सरकार को भी यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन पूरे दावों से जिस तरह पूरा दावा किया जा रहा है उससे लगातार
जो है मरीजों की जान जोखिम में पड़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से जी बीजेपी के ही कई विधायक और मंत्री लगातार सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बड़े जो मंत्री विधायक परेशान है इलाज के नाम पर और उन्हें इलाज नहीं मुहैया कराया जा रहा है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आम लोग जो है आम लोग जो है सरकार चुनते अपनी सुख सुविधा रोजगार और रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन जो है जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है, आम लोगों में त्राहिमाम मचा है, शमशान घाट पर लगातार सौ की कतार लगी हुई है, लोग जो है लाश छूने को तैयार नहीं है, कई महिलाएं अर्थी को कंधा दे रही है तो कई बच्चे जो है वो बिलख रहे हैं। इसको लेकर जो है जो सरकारी तंत्र है इसकी कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। वही दूसरी तरफ जिस तरह से जो है लगातार जो है सोशल मीडिया पर जो कोरोना संक्रमित 100 के बारे में वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर भी लगातार बना हुआ है। आसिफ बने रहिएगा। सीधा चलते हैं रामगोपाल जी के पास, उत्तराखंड चलते हैं। रामगोपाल जी, देवभूमि का क्या हाल है सबके सामने है। ऐसे में महाकुंभ कल खत्म हुआ, लेकिन क्या महाकुंभ इतना जरूरी था कि सब कुछ दांव पे लगाकर महाकुंभ का आयोजन किया गया? जब संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो अब कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है, प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। तो पहले प्रशासन कहाँ था? क्या प्रशासन महाकुंभ में इतना विलीन था कि सब कुछ दांव पे लगाकर बस महाकुंभ कराना था, और अब खत्म हुआ तो डंडा पटकते हुए गलियों में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पहले जो स्थिति हरिद्वार में देखने को मिली थी महाकुंभ को लेकर के, वो बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस और जो कोरोना गाइडलाइन है उसको लेकर के प्रशासन की जो ढिलाई महाकुंभ में देखने को मिली है। यदि वहां कड़ाई से पालन, यानी कि सरकार की गाइडलाइन का अगर कड़ाई से पालन हो पाता तो शायद कोरोना का जो ग्राफ है उत्तराखंड में उस पर कहीं ना कहीं चैन को ब्रेक लग पाता। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में अब महाकुंभ की समाप्ति के बाद, यानी कि जिला अधिकारी द्वारा कोविड कर्फ्यू का जो गाइडलाइन है उसका एक दिशा निर्देश जो है अधिकारियों द्वारा दे दिया गया है, तो स्पष्ट तौर पर जो है देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोरोना की चैन को ब्रेक करने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल रामगोपाल जी बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं अब लतीफ के पास। लतीफ, मध्य प्रदेश का बुरा हाल है। शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, हम व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन अस्पतालों में क्या हालात है सबके सामने है, क्या देखने को मिल रहा है, शायद ये चीजें किसी से छुपी नहीं। तो मध्य प्रदेश में पिछली साल भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछले साल से शायद सरकार को कुछ तो सीखना चाहिए था व्यवस्थाओं के लिए, या फिर सिर्फ उपचुनाव की तैयारियों में लगी रह गई सरकार और संक्रमण की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि अब बेकाबू है हालात? जी सिर्फ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में आज मध्य प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर यहाँ पे कोरोना को लेकर यदि थोड़ा बहुत तैयारियां की गई होती और किया गया होता तो शायद आज मध्य प्रदेश के हालात नहीं होते। जिस तरह से गांवों में अभी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जिस दिन मतदान होना था उस दिन अपर कलेक्टर की मौत होती है, लेकिन प्रशासन तब भी कुछ भी सीख नहीं पा रहा है। आज आप कहीं भी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश जिसकी बनी हुई है उसको लेकर के पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार की है, और इसमें कोई विपक्ष भी आरोप तो प्रस्ताव लगाया जा रहा है कि अगर सरकार थोड़ा भी इस पर ध्यान दिया होता तो आज मध्य प्रदेश की जनता इतनी कोरोना से परेशान नहीं होती। आज इसी से मध्य प्रदेश जो बने हुए हालात इतने बेकार हो चुके हैं कि जगह जगह हाहाकार मचा हुआ है। आप अस्पतालों की बात कर लें या फिर कहीं मार्केट की बात कर ले, तो जिस तरह की स्थितियाँ बेकाबू होती नजर आ रही हैं सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, और सरकार इस सोच में पड़ गई कि आखिरी चेन को कैसे हम तोड़ सकें। तो कुल मिला के आज 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अहम बैठक करने वाले हैं आला अधिकारियों के साथ। 3 ग्रुपों में बैठक होगी, 3 ग्रुप बनाए गए हैं, अलग अलग जिले के सभी जिला अधिकारियों से लगातार समीक्षा करेंगे इस कोरोना की रोकथाम को हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस तरह से आज ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अहम बैठक होने वाली है जिसमें कोरोना को लेकर के बड़े जी बिल्कुल लतीफ बने रहेगा। सीधा चलते हैं अब आसिफ के पास। आसिफ,
यूपी के कुछ ऐसे, लखनऊ के कुछ ऐसे अस्पतालों से तस्वीर सामने आई थी जहां पर, अगर हम, वैसे तो तमाम जिलों का बुरा हाल है, लेकिन अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें, क्योंकि लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं कहा जा रहा था कि आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है। लगातार ऐसे डॉक्टर्स ट्वीट के जरिए सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे कि अस्पताल में आप ऑक्सीजन का इंतजाम करवाइए, वरना मरीजों की जान चली जाएगी। तो ऐसी अस्पतालों का अब क्या स्थिति है, अब क्या हाल है वहां पर? ये सर्विस जिस तरह से जो है बात अगर लखनऊ के अस्पतालों की करें तो लगातार जो है वहाँ ऑक्सीजन का टोटा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है मरीजों की सांसें उखड़ रही है और लगातार जो है अस्पताल प्रशासन लोगों को चेता भी रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं और जिनको ऑक्सीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके कानों पर या तो जू नहीं दे रही है या फिर वो आगे ऑक्सीजन की सप्लाई देने में पूरी तरह असमर्थ है। अगर बात करें देर रात की तो सिक्का हॉस्पिटल में 1 घंटे पहले जो है जो डॉक्टरों ने उन्होंने आश्वासन जताई कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है उनके पास और इसके बाद जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कराई गई और इसी तरह जो है लगातार जो है सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और प्लांट पर जो है अधिकारियों की तैनाती के बाद भी जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों में नहीं हो पा रही है। वहीं जो बाहर से ऑक्सीजन मंगाई गई थी उसकी बात करें तो जो ऑक्सीजन के टैंकर आए थे वह उसके मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन कितने देर के लिए थे या किसी कोई भी बताने को तैयार नहीं है। तो मिलाकर जो है पूरी तरह जो है ऑक्सीजन की कमी से लखनऊ समेत यूपी का हर जिला जूझ रहा है। अगर बात करें पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर की तो सुल्तानपुर में देर रात ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिससे कई मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ गए थे। वहीं जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं। मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड तक की व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर लगातार यूपी में ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता जा रहा है और जल्दी व्यवस्था न की गई तो जो मरीज हैं मरीजों की मौत का आंकड़ा यूं ही लगातार बना रहेगा और शमशान घाट पर जो है शवों के चिताओं के जलने का सिलसिला जारी रहेगा। जी आसिफ, मुख्यमंत्री साहब रोजाना टीम 11 के साथ बैठक करते हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो बैठक में क्या बात की जाती है, हालात को सुधारने की या फिर आंकड़ों पर छुपाने की या मौतों का आंकड़ा छुपाने की? उस बैठक में क्या बात की जाती है, क्योंकि स्थिति तो बहुत बुरा हाल है प्रदेश में। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और एक प्रेस नोट जारी किया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं, लोग अपनों को जो है मौत के आगोश में जाते देख रहे हैं, रोते बिलखते जो है परिजनों की जो तस्वीर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब मीटिंग सिर्फ फोरम पूरा करने के लिए की जाती है। बहरहाल यूपी सीएम लगातार जो है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो मातहत है, जो अधिकारी हैं, टीम 11 की टीम है, उनकी कार्यशैली अगर देखी जाए तो उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, जिस पर जो है खुद बीजेपी के मंत्री सुनील भराना, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई जो है बड़े कद्दावर नेता जो है इलाज और ऑक्सीजन को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। वीडियो भी वायरल हो चुका है और यहाँ तक कि जो है उनका लेटर भी लगातार जारी हो गया है। लगातार सरकार को चेता भी रहे हैं कि मरीजों की जान के साथ अस्पताल में खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, दवाओं का टोटा लगा हुआ है और साथ ही साथ जो है उनके देख रेख की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो इसे साफ तौर पर जाहिर है कि लगातार जो मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, या तो अधिकारी जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं और जो जिम्मेदार है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे भयावह स्थिति बनी हुई है, या मीटिंग भी जो है फोरम पूरा करने के लिए की जा रही है। लेकिन
इससे जो है लगातार जो है मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर जो है लोग सरकार को भी दोषी मान रहे हैं। जी सुनिए। बिल्कुल आसिफ, आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मध्य प्रदेश से लतीफ अहमद सिद्दीकी थे, उत्तराखंड से राम गोपाल और हमारे साथ आसिफ बेग लखनऊ से जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें, संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। मध्य प्रदेश में शायद उपचुनाव बहुत जरूरी था, उत्तराखंड में शायद महाकुंभ बहुत जरूरी था और यूपी की स्थिति तो सामने ही है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, रोजाना मुख्यमंत्री साहब टीम 11 के साथ बैठक करते हैं लेकिन नतीजा खोखले, सब कुछ सामने है। इसलिए लगातार लोकमंच न्यूज आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर जरूरत है तभी घर से आप बाहर निकले, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप शायद अगर मरते हैं तो सिर्फ सरकार के लिए आप एक आंकड़े ही है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी जिंदगी है। तो कृपया करके घर पे ही बने रहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।